अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था। इसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल की डेफिनेशन देखी थी, सेल को किसने डिस्कवर करा, सेल कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से बेसिस थे जिसकी वजह से सेल को डिवाइड करा जा सकता उन बेसिस के अकॉर्डिंग, और सेल के कौन कौन से कंपोनेंट थे। तो ये सब चीज़ें हमने डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेल की सबसे बाहर की लेयर होती है, इसलिए इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये आउटर कवरिंग होती है सेल की। जैसे ये है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्लस सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से ये अलग करती है और ये कंट्रोल भी करती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक बेसिकली एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर है, एक झिल्ली है, जो कि कहा जाता है इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि कुछ सब्सटेंसेस को तो अंदर आने देती है और कुछ को अंदर से बाहर जाने देती है, लेकिन ये सिलेक्टिवली होती है। कुछ सब्सटेंसेस को, सारे मॉलिक्यूल्स को ये अंदर और बाहर नहीं आने देती है। इसी वजह से ये कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर आएगी और कौन सी सब्सटेंसेस सेल के बाहर जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है कुछ सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने के लिए और कुछ को ब्लॉक कर देता है। इसी वजह से इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करता है सेल के बैलेंस को मेंटेन करने में, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए और सेल के अंदर के वेस्ट मटेरियल को इसको बाहर निकालना होता है। तो इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको सेल के अंदर के जो कंटेंट है उसको बैलेंस करता है। जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका मूवमेंट अंदर होता है और अंदर के जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो सेल के बाहर निकलते हैं। ये मूवमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये मूवमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल को चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, और जो सेल के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना होता है। तो इस वजह से ये मूवमेंट ज़रूरी होता है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये सब्सटेंसेस हैं, इनका मूवमेंट हाइयर टू लोअर हो रहा है। ये नेचुरली होता है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इट इज़ अ पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, एक्टिव जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल होता है जो सेल के अंदर होता है। ये सेल के बाहर जाता है किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। ऑक्सीजन सेल को चाहिए होती है और ऑक्सीजन सेल के अंदर किस प्रोसेस के थ्रू आती है? डिफ्यूजन के थ्रू। तो इस तरीके से सेल के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन हेल्प करती है गैसियस एक्सचेंज करने को, जैसे मैंने अभी अब आपको बताया था कि ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर आती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंसेस होता है। शॉर्ट में बता देती हूँ कि डिफ्यूजन के लिए किसी भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल के सर्वाइवल के लिए। ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन होता है। ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस में वाटर जो है वो मूव करता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब देखिए, जैसे ये डायग्राम है, ये ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस में ये क्या चीज़ है? ये एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। तो प्योर वाटर जो होता है उसका मूवमेंट होता है हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन में भी यही होता है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेकिन डिफ्यूजन में कोई भी लेयर बीच में प्रेजेंट नहीं होगी। डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में हो सकता है, बट ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ लिक्विड में होगा और किसी में नहीं होगा। ऑस्मोसिस की प्रोसेस डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट है डिजॉल्व सब्सटेंसेस का, यानी कि सॉल्यूट का वाटर में, उसके अकॉर्डिंग ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की, तो मेनली हम इस दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ही सा डिफरेंसेस है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है।
डिफ्यूजन में सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस में भी सेम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगा, लेकिन वो मूवमेंट किसका होगा, सॉल्वेंट या वाटर का। और किसके थ्रू होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है। डिफ्यूजन में वाटर जरूरी नहीं है, ये इसका मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ऑस्मोसिस में वाटर जो है मेन सॉल्वेंट होता है, इसलिए मूवमेंट जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। डिफ्यूजन एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस जैसे आपने इससे पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे एक किसी ने परफ्यूम लगाया तो परफ्यूम की जो स्मेल होती वो पूरे रूम में फैल जाती, वो एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। वहां पे हम ऑस्मोसिस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑस्मोसिस में जैसे मैंने आपको बताया था एक परमिएबल एक मेम्ब्रेन होगी, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो नेचुरल प्रोसेस है और इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ना ही इसको रोका जा सकता है। जैसे घर में खाना बन रहा है तो खाने की स्मेल पूरे घर में फैलेगी, आप उसको रोक नहीं सकते। ऑस्मोसिस एक कंट्रोल होता है और उसको रिवर्स भी कराया जा सकता है। डिफ्यूजन में जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसमें किसी भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, बिना इसके ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को इन दोनों का डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि ऑस्मोसिस को कौन सी चीज अफेक्ट करती है। ऑस्मोसिस मेनली डिपेंड होता है सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे। जैसे कि शुगर या सॉल्ट को वाटर में मिला दिया, उसको सॉल्यूट बोलते हैं, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। वाटर इसमें हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा। वाटर किधर मूव करेगा, जिधर कम पानी होगा, मतलब वाटर कम होगा, मोर सॉल्यूट होगा, जहां पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। जैसे शुगर है या सॉल्ट है, जिधर ज्यादा होगा वाटर उधर मूव करेगा। एग्जाम्पल जैसे कि आपने किशमिश को पानी में भिगो दिया, तो किशमिश जो होती है वो क्या होती है, फूल जाती है। तो फूल जा रही है, इसका मतलब है वाटर कहाँ मूव करा, जहां पे वाटर कम कहाँ है, जहां पे सॉल्यूट ज्यादा है। सॉल्यूट कहाँ ज्यादा, किशमिश के अंदर, क्योंकि किशमिश मीठी है तो अंदर पानी गया, सेल जो है वो स्वेल हो गया, फूल गया। ये एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सेल को फूड की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन लेना होता है एनवायरमेंट से। तो इस न्यूट्रिशन के लिए जो सब्सटेंसेस हैं अंदर आएंगे या बाहर निकलेंगे, इसके लिए इसको एक एनर्जी की जरूरत होती है, और इस टाइप के मूवमेंट को बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंसेस क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वाटर का मूवमेंट होता है लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। पैसिव में वाटर मूव करता है हाई टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब हाइयर टू लोअर है तो इसमें इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लोअर टू हाई है, मतलब नीचे से अगर हमें ऊपर जाना है तो हमें एनर्जी चाहिए, लेकिन ऊपर से नीचे आने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। अब एनर्जी अगर इसको चाहिए तो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होगी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक रैपिड मूवमेंट है, और पैसिव क्योंकि अपने आप से हो रहा नेचुरल प्रोसेस है तो ये स्लो मूवमेंट होगा। एक्टिव प्रोसेस में लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिना किसी एनर्जी के पैसिवली मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अब ऑस्मोसिस देखिए टू टाइप के होता है, एक होता है एंडो ऑस्मोसिस, दूसरा होता है एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस का मतलब है, जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर एंटर हो रहा है। जब सेल के अंदर एंटर होगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है एंडो ऑस्मोसिस का। एक्सो ऑस्मोसिस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर आ रहा है, सेल श्रिंक हो जाएगा। ऑब्वियसली जब सेल के बाहर निकल जाएगा तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है ऑस्मोसिस के थ्रू। जैसे प्लांट सेल्स हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। प्लांट्स रूट भी वाटर एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ये सारे ऑस्मोसिस के एग्जांपल्स हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल जो खाना खाता है। अब सेल को क्योंकि नरिशमेंट चाहिए
तो नरिशमेंट वो कहाँ से लेगा, बाहर के मॉलिक्यूल से लेगा। जो मॉलिक्यूल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ कर लेती है फूड पार्टिकल्स को, सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ करती है फूड पार्टिकल्स को, और ये वेसिकल्स बनाती है, स्मॉल सैक्स बनाती है, और स्मॉल सैक्स बना करके उस मटेरियल को अंदर लेके जाती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है और उसमें ये मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और इसके बाद ये वेसिकल्स की फॉर्म में अंदर चला जाता है। अमीबा इसी प्रोसेस के थ्रू फूड इनगल्फ करता है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालना। जो वेस्ट मटेरियल होता है या जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सेल बाहर निकालती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। वेसिकल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन तक आती हैं और वहां से ये बाहर निकल जाती है। डायग्राम में देख पा रहे हो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दोनों क्लियरली डिफाइंड है कि एंडोसाइटोसिस सेल ने अपना फूड इनगल्फ करा और उसके बाद उससे नरिशमेंट ले लिया और जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल देता है। जब सेल को एक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उसमें 3 टाइप की सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगी। एक कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। चलिए अब इन तीनों को समझते हैं कि क्या होते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि बाहर पानी ज़्यादा है, और वो जब पानी ज़्यादा है तो वो पानी जब ज़्यादा है तो आपको मालूम ही है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। पानी ज़्यादा है तो पानी अब सेल के अंदर आएगा। किस प्रोसेस के थ्रू आएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू आएगा। इससे सेल बड़ा हो जाएगा और सेल फूल जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, जैसा सेल के अंदर है कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही सेल के बाहर है। तो वाटर जो है बेसिकली अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है लेकिन इक्वली जा रहा है, तो इस वजह से सेल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेल का साइज सेम रहेगा। एंड द लास्ट वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें पानी बहुत कम है, मोर सॉल्यूट है, इस वजह से सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर मूव करेंगे और इससे सेल श्रिंक हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। अब इसको हम तीनों को क्विक रिकैप करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक हो जाएगा क्योंकि बाहर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस वजह से अंदर से वाटर जो है बाहर मूव करेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है स्वेल हो जाएगा क्योंकि बाहर से वाटर का मूवमेंट अंदर है, और आइसोटोनिक में अंदर भी वाटर जा रहा है और अंदर से बाहर भी आ रहा है लेकिन सेम अमाउंट में, इस वजह से इसके साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए दो कंपोनेंट से मिलके बनी होती है, लिपिड यानी कि फैट और प्रोटीन से। ये बहुत ही थिन और फ्लेक्सिबल होती है, जैसे भी चाहेगी अपना शेप बदल लेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही सेल अपना शेप आसानी से चेंज कर पाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अच्छे से देख पाएंगे। ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो इस वजह से ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है और कुछ को अलाउ नहीं करती है, तो ये एंट्री और एग्जिट पर कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज द ये सेल के इंटरनल बैलेंस को मेंटेन रखती है कि नरिशमेंट इसको चाहिए तो ये बाहर से लेगी, जो वेस्ट मटेरियल है उसको ये बाहर निकाल देगी। तो इस तरीके से ये सेल के जो बैलेंस है उसको मेंटेन करती है और ये हेल्प करती है गैसियस एक्सचेंज को, ऑक्सीजन को इनहेल करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में, और वाटर का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो ये सारे काम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओनली ऑन लर्न बायोलॉजी।